तो यहाँ ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा यूपी टेट 2018 का पेपर फर्स्ट है ये क्लास से, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक पार्ट 1 जिसको कहते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र वाला जो पद है, जो पेपर है वो ये है। और 30 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। ये सब आप ही के लिए काम आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट टीचर ये सभी एग्जाम्स होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एडेड स्कूल्स के लिए होने वाले हैं। राजस्थान में रीट के लिए जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो भी सभी हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सभी में आता है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। लेट्स लर्न, वी आर गेटिंग टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पहला सवाल देख लेते हैं। इनमें एक्चुअल में 2-3 सवाल वो भी शामिल हैं जो अलग से मैंने जोड़े हैं। तो पहला सवाल है, जॉन लॉक के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है उपयोगिता। यानी कि जॉन लॉक कहता है कि उपयोगिता बिना कोई भी पाठ्यक्रम बनाए हम वो किसी भी काम का नहीं रहता। पेस्टोलॉजी के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति है, तो प्रत्यक्ष अनुभव से है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पोल के जरिए भी पूछा था, जिसमें आप सभी लोगों ने सही जवाब दिए थे। निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो यहां देखिए 3 सिद्धांत आपको दे रहा हूं, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत हैं, जिनमें से शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है वो इन तीनों से अलग है। अगला सवाल है, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था? तो मास्लो ने सुरक्षा नामक जो आवश्यकता है उसको नहीं सुझाया, बाकी आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान, शारीरिक, ये सारी आवश्यकताएं जो थी उसने बताई थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन था वो हुआ था आपका 1930 में। शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है, तो शिक्षा में अवरोधन का अर्थ हम यहाँ नीचे देखेंगे कि छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में विफलता। एक्चुअल में इसके बाकी ऑप्शंस देखिए, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। तो शिक्षा में यह अवरोधन बहुत बड़ा अवरोधन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को आजकल पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा है उपयुक्त विद्यालय भवनों की कमी। पहले आश्रम हुआ करते थे, इसके बाद अभी अब देखें तो अलग अलग सुविधाएं, व्यक्ति घर बैठकर भी पढ़ सकता है। और फिर जो द ऑप्शन है वो है स्कूलों में उपयुक्त साज सज्जा का अभाव। तो पढ़ाई पर इसका असर नहीं पड़ता, केवल अगर मान लीजिए पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है तो उसके अवरोधन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। अगला सवाल है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है? तो कोहलर कहता है कि संज्ञानात्मक संकार्य है। यानी कि कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि जो अधिगम है या जो सीखना है वो संज्ञानात्मक संकार्य उसने बताया था। अगला सवाल है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो देखिए ये सवाल भी मैंने आपको पूछा था पोल में, जिसमें आपने काफ़ी सारे लोग गच्चा खा गए थे। तो यहाँ अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर्य से, देखिए सबसे पहले जब इंसान सीखता है तो वो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई को सीखता है, ठीक है ना। तो वो अक्षर होती है और फिर उनको जोड़ जोड़ करके शब्द बनते हैं, शब्द बनाना सीखा जाता है। तो इन दोनों के मध्य जो सहचर्य है उसके बिना सीखना संभव नहीं है किसी भी नई भाषा को। तो इसलिए अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर्य से ही सीखा जा सकता है। वाक्य निर्माण इसके बाद की बात है, शब्द निर्माण इसके बाद की बात है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं है। नवा जो सवाल है वो है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? तो देखिए समावेशी का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समावेशी में आता कौन कौन है। तो समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक के साथ साथ सामान्य बालक को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि विशिष्ट छात्रों को सामान्य बालकों के स्तर तक लाने के लिए शिक्षा देनी जरूरी होती है। तो इसलिए समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट दोनों ही शामिल होते हैं। विशिष्ट इसलिए शामिल होता है क्योंकि उसके बराबर सामान्य को लाना है, और सामान्य इसलिए शामिल होता है क्योंकि उसको विशिष्ट के बराबर लाना है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। खास करके सामान्य के लिए यहाँ सीखने का मौका अधिक है। केवल विशिष्ट को लाएंगे तो फिर टारगेट नहीं रहेगा, और केवल सामान्य को लाएंगे तो भी टारगेट नहीं रहेगा। इसलिए बहुभाषी और प्रतिभाशाली जो छात्र हैं वो दोनों अलग तरीके के हो जाते हैं। तो इसलिए सामान्य और विशिष्ट इसका सही उत्तर होगा। अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को
कौन सा पद परिभाषित करता है। अब देखिए इसमें अक्षमता पूछी है, अधिगम अक्षमता पूछी है, लेकिन इसको जस्टिफाई कर दिया है कि गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता कौन सी रहेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ गणना संबंधी जो दोष है, यानी कि मान लीजिए किसी को जोड़ गुणा बाकी भाग ही नहीं आएंगे, वो गणना नहीं कर पाएगा, तो गणना बिना कैसा गणित, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट उत्तर, सही उत्तर होगा स गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो देखिए समावेशीकरण की सफलता की बात करें हम यहाँ, तो इसमें संवेदनशीलता को माना गया है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व यहाँ इन्होंने संवेदी को नहीं माना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए अच्छा शिक्षण कौन सा होता है, स्वेच्छाचारी जो शिक्षण होगा वो अच्छा होगा क्या, जहां मनमर्जी चलेगी वो अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट उत्तर होगा स्वेच्छाचारी। जनतांत्रिक, हम यहाँ जनतंत्र की शिक्षा शुरू से देते आए हैं। सहानुभूतिपूर्ण, बिना सहानुभूति के आप बच्चे के बारे में पता नहीं लगा सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। और सबसे जरूरी होती है बच्चे को टीचर से जोड़ना, वो सहानुभूति के बिना संभव नहीं हो पाता, इसलिए ये भी सही है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, जब तक वांछनीय सूचनाएं जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, तब तक आप बच्चे में अधिगम कैसे करा पाएंगे। तो इसलिए जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला, तो ये तो अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी चीजें हैं। अब केवल स्वेच्छाचारिता बची जो कि नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा स्वेच्छाचारी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, ये किसने दिया, ये विक्टर ब्रूम ने दिया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया, विक्टर ब्रूम ने ये सिद्धांत दिया था। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं, सूचना प्रक्रियाकरण। फिर से सुनिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल मतलब हमने मान लीजिए कोई चीज सीखी, अब इसका स्थानांतरण होता है, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज सीखना, ठीक है। यानी कि हमने जिस तरीके से कोई चीज सीखी, उसी तरीके को जब हम दूसरी परिस्थितियों में काम में लाते हैं तो भी उसका स्थानांतरण होता है हमारे कौशलों का, हम और तरीके से सीखते हैं। इसलिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो है शाखीय अभिक्रम, ठीक है। इसके बाकी देखिए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम तैयारी और अर्जन, और इसका जो एप्रोप्रिएट उत्तर है वो है शाखीय अभिक्रम। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी बताया गया है, शाखीय अभिक्रम बताया गया है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो शिक्षण सूत्र हैं। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है योजना बनाना। अब इसमें से जो बाकी पद हैं, किस प्रकार इसके पद होते हैं, देखो पहला पद तो होता है आपका पाठ योजना, तो इसीलिए योजना बनाना यहाँ सही उत्तर होगा। दूसरे नंबर पे होता है इसका सूक्ष्म शिक्षण, ठीक। फिर इसमें होता है आलोचना, फिर इसमें होता है पुनः पाठ निर्माण, फिर इसमें होता है पुनः शिक्षण, और फिर होता है पुनः आलोचना। तो इसके 6 चरण एक बार फिर से देख लो। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात कर रहा हूं, तो प्रथम जो पद होता है वो है आपका पाठ योजना, फिर है आपका सूक्ष्म शिक्षण, फिर है आपका आलोचना, फिर होता है पुनः पाठ निर्माण, फिर होता है पुनः शिक्षण, और फिर होता है पुनः आलोचना। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा स, कौन सा, योजना बनाना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसके लिए सही जवाब है आपका अन्वेषण। अगला सवाल है 20वां, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। देखो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो शैक्षिक सुधार का मतलब आप समझ गए होंगे, शिक्षा के स्तर, अवबोधन स्तर, इन सभी में सुधार किया जाना, उसकी प्रणाली, उसके मेथड सभी में। लेकिन इसका विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि ऐसी शक्तियां जो डिवाइडेड हों, जो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं हो, वो विकेंद्रीकरण होता है। तो ये संभव कब होगा, तो देखिए पहला इसमें ऑप्शन है, क्या कहता है कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी। अगर इनकी भागीदारी आप नहीं बढ़ाओगे तो शिक्षा में सुधार करोगे कैसे, विकेंद्रीकरण तो दूर की बात है, ठीक है। फिर है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होना। अगर स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध नहीं होगा तो अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, भाषा संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए शिक्षा में कहा गया है कि सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है स्थानीय भाषा, स्थानीय व्यक्ति, इसलिए ये भी बहुत जरूरी चीज है। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन। जब मान लीजिए आपके पास टीचिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे या प्रासंगिक सामग्री नहीं होगी, बुक्स ही आपके पास नहीं होंगी, तख्तियां आपके पास नहीं होंगी, तो फिर आप
को कोई पढ़ा कैसे सकेगा। इसलिए ये तीनों चीजें ही शैक्षिक सुधारों में प्रभाव विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है। तो सही उत्तर होगा इसका द 1, 2 और 3। अगला सवाल है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। देखिए, जब कोई बुलाएगा तो कोई व्यक्ति तभी आएगा जब वो उसको सुनेगा। तो सीधा सा उत्तर है इसका ध्वनि संवेदना इसका जवाब होगा। दृष्टि मतलब देखे चाहे नहीं देखे, स्पर्श कोई उसको करे या नहीं करे, प्रत्यक्ष संवेदना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ध्वनि उसको सुन गई तो ठीक होगा। हाँ, कोई मान लीजिए बालक सुनने में अक्षम है तो वो कैसे आएगा, तब वो तभी आएगा जब उसको आप स्पर्श करेंगे, यानी उसको आप हाथ से छू करके बुलाएंगे, या फिर वो आपको देखेगा कि आप उसको इशारा कर रहे हैं। इसलिए तो यहां केवल सामान्य बालक की बात की गई है, तो ध्वनि संवेदना ही इसका जवाब होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल बताई गई है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसमें पहला है आपका भविष्य की योजना की सूझबूझ, यही इसका सही जवाब भी है। निम्न में से यानी कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जवाब भी आपने दिया था, चॉमस्की इसका जवाब होगा। काफ़ी सारे भाई बहन जब मैं जवाब सवाल उसमें देता हूं तो कहते हैं सर इसका आंसर बताइए, और जब मैं वीडियो डालता हूं तो वो उसको नहीं देखते हैं, बाद में आंसर पूछते रहते हैं। तो ये जो वीडियोज है, ये जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, ये आप ही के लिए हैं। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। इसलिए प्रॉपर वीडियो को देखें, पूरे क्वेश्चंस को देखें, आंसर्स को देखें। और आपका एक फर्ज और बनता है कि इसमें अगर कोई गलती है तो वो भी आप आराम से कमेंट बॉक्स में सुधार सकते हैं और सही जवाब बता सकते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो अधिगम का प्रयास और भूल सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का वही सिद्धांत था। तो क्वेश्चन केवल घुमा के पूछा है इन्होंने 25वां। ठीक है, तो जवाब होगा अधिगम के प्रयास और भूल सिद्धांत। गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो देखिए, गिरोह की अवस्था 8 से 10 साल का जब बालक होता है तब उसको अपने दोस्तों के समूह की आवश्यकता पड़ती है, और तभी उसका सामाजिकरण भी होता है। तो सामाजिकरण की अवस्था आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको गिरोह की अवस्था कह सकते हैं। तो ये जो अवस्था है ये बाल्यकाल की अवस्था है ना, शिशुकाल नहीं है। 5 या 6 से तक ही शिशुकाल रहता है। तो 8 से 10 साल तक सामाजिकरण बच्चे का होता है। 3 से 6 साल है तो ये चूंकि शिशुकाल होगा, इसलिए इससे संबंधन ये नहीं होगा। और 16 से 19 साल तो ठीक है, लेकिन यहाँ नैतिकता वाला जो प्रॉपर है ये नहीं होगा, इसलिए सही जवाब होगा 8 से 10 साल एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी बताई गई है। तो उन्होंने मूर्त संक्रिय अवस्था को तृतीय अवस्था बताया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी बताई है, मूर्त संक्रिय अवस्था। अब अगला सवाल देखें, 28वां, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हमें पता होना चाहिए, और ये कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं होगा। देखिए, अधिगम की अगर इच्छा नहीं होगी तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। अधिगम के लिए जरूरी है प्रेरणा, चाहे वो स्वतः प्रेरणा हो, चाहे वो बाहर से थोपी गई प्रेरणा हो। फिर रुचि, अगर आपकी रुचि नहीं है तो भी काम नहीं होगा। अब रुचि मतलब आपकी इंटरनल हो, चाहे फिर डंडे के बल पे आप में रुचि जगाई जाए, जैसा कि माता पिता करते हैं, पढ़ ले नहीं तो धुनाई होगी। तो वो स्थितियां होती है। विषय वस्तु का स्वरूप और असर इसका भी पड़ता है, विषय वस्तु के स्वरूप का भी असर पड़ता है, लेकिन ये बात यहाँ बात प्रॉपरनेस की आती है। तो प्रॉपरनेस में केवल विषय वस्तु का स्वरूप ही ऐसी चीज है जो इनके साथ जुड़ती नहीं है, थोड़ी अलग हटके निकल जाती है। इसलिए अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं किया गया है। अब बात करें निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो देखिए, सामाजिक मूल्य जब आप किसी की सहायता करते हैं, सहायता परक व्यवहार ही आपका होगा, तो इसका सही उत्तर तो अ ही होगा। मूल प्रवृत्ति यहां नहीं होगा, प्राथमिक लक्ष्य नहीं होगा, आक्रामकता की आवश्यकता नहीं होगा। मूल प्रवृत्ति पर मैंने सवाल पूछा था, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपने वो बताया था। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो और उनसे उत्पन्न होने वाले बाकी 14 संवेग, तो ये दोनों याद कर लें। जिस प्रकार रस की बात करें हम, तो जिस प्रकार रस होते हैं उसी प्रकार ये मूल प्रवृत्तियां हैं और इनसे उत्पन्न संवेग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनको भी आपको याद कर लेना चाहिए। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण इसमें से किसके उदाहरण है। ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, स्वतः शोध के। जब आप शोध करते हैं तो आप पश्च अन्वेषण भी करते हैं,
ठीक है ना। आफ्टर थॉट्स भी आप देखते हैं और साधारण साक्ष्य विश्लेषण भी आप करते हैं, तो ये स्वतः शोध के ही जो है उदाहरण माने जाएंगे। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? स्किनर ने कहा? नहीं कहा। रास ने कहा? नहीं कहा। एबिंगहास ने कहा? नहीं कहा। चौथा विकल्प है द इनमें से कोई नहीं। तो अब इनमें से कोई नहीं तो चलो वहां था तो हमने कर दिया, लेकिन अब मान लीजिए पूछे कि किसने कहा और उसका नाम यहां दिया रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब होगा गेट्स व अन्य। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? गेट्स और अन्य ने। और ये ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए, थार्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल कौन सा नहीं है? सहचर्य स्थानांतरण का नियम, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सहचर्य स्थानांतरण का नियम थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं था। अब थार्नडाइक के प्राथमिक नियम कौन कौन से, ये हमें पता होने चाहिए। तो इसके प्राथमिक नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का, अभ्यास का और आपके प्रभाव का। तो तीनों तो प्राथमिक है, दिए हुए हैं ब, द और से। अब केवल एक चौथा इससे अलग है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, तो इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, वो पूछा है इसने। अगला सवाल है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, क्योंकि व्यवहार ही तो हम सीखते हैं एजुकेशन में। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। अब निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक है, अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, बिल्कुल इससे अभिवृद्धि भी होती है। और अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। देखो ये चीज है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हम अवलोकन नहीं कर सकते, है ना। तो ये वृद्धि और विकास, वो वाली बात आ गई आपकी। तो ये आपका विकास करता है ना, तो अभिवृद्धि करता है, तो इस हिसाब से इसकी जो है प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता। सही जवाब होगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अगला सवाल है प्राग इतिहास में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? ये थोड़े से हिंदी के सवाल मैंने शामिल कर लिए थे इसमें। तो प्राग इतिहास में प्राग उपसर्ग है। तुलसीदास जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की रचना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वो है आपका मझधार। पखावज ये एक वाद्य यंत्र है। पहिया ये आपको पता ही है। लिखावट और मझधार, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द किसको माना गया है? मझधार को माना गया है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।